हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। आज हम इस सीरीज में स्टार्ट करेंगे अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इम्पोर्टेंट है, हम इस सीरीज में उसको डिस्कस करेंगे। ये हमारा जो अप्रोच रहेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिस्कस करने का, वो प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगा। थ्योरेटिकल भी हम कवर करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली हम उस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं अपने प्रेजेंटेशन के टाइम पे, जब बैलेंस शीट हम बनाते हैं, पेंडल अकाउंट बनाते हैं, यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, उस टाइम पे हम अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कैसे अप्लाई करेंगे, हमारा ये एजेंडा रहेगा। और दूसरा, ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा एजेंडा रहेगा कि जब एज ऑडिटर हम किसी चीज को चेक करने, किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने जाते हैं, ऑडिट करने जाते हैं, तो हम कैसे चेक करें कि हमारा ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये सीरीज में हम जितने भी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को वन बाय वन कवर करेंगे। आज जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस टॉपिक में आएगा, वो आएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, जो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी है। बेसिकली ये जो AS1 है, एक जनरल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, यानी स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर पॉइंट को नहीं कहता है, जबकि ये एज ए होल लेके चलता है। एज ए होल इन द सेंस कि जितने भी आपके अकाउंटिंग पॉलिसी है, उनको आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बना दो, यानी नोट्स टू अकाउंट में दिखा दो। तो ये कहता है, तो ये एक जनरल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और सबके लिए मैंडेटरी है। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 मैंडेटरी, जब तक कि वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ना जाए। तो ये बेसिकली हम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2006 वाले जो हैं, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का डिस्कशन इसमें नहीं है। अभी हमारा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए, लिस्टेड कंपनी या कुछ टर्नओवर बेस्ड है, क्राइटेरिया बेस्ड है, उन लोगों पे एप्लीकेबल है। बाकी सभी लोगों को अभी भी जो हमारे ओल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चले आ रहे हैं 2006 वाले, वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल। तो इस सीरीज में हम जितने भी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, उनको कवर करेंगे। आज हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट होने वाला है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हम कवर करेंगे अभी आगे, वो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। तो हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। आइए देखते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। जैसा कि नाम ही देख सकते हैं आप, नाम से ही जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है, उसका नाम ही है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, मतलब अकाउंटिंग पॉलिसीज को डिस्क्लोज करना। अब हम देखते हैं ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किन किन चीजों पे, किन किन पॉइंट पे फोकस करता है। सबसे पहले हम हेडिंग्स देखते हैं इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, क्या क्या इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कवर होंगे। सबसे पहले आएगा कि अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब क्या है। दूसरा है कि अकाउंटिंग पॉलिसी में ही एक वर्ड निकल के आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम उसका मतलब देखेंगे क्या होता है। और हम फिर देखेंगे एग्जांपल्स अकाउंटिंग पॉलिसीज के, कुछ सर्टेन एग्जांपल्स। उसके बाद हम देखेंगे कि अकाउंटिंग पॉलिसीज को कैसे और कहाँ डिस्क्लोज करना है, किस जगह पे डिस्क्लोज करना है, क्या उसको कहीं एक जगह पे देना है या उसको अलग अलग जगह पे देना है, तो ये चीज। उसके बाद हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें आएगा कि कौन रिस्पॉन्सिबल है अकाउंटिंग पॉलिसीज को प्रिपेयर करने के लिए, बनाने। उसके बाद हम उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि क्या अकाउंटिंग पॉलिसी हमने एक बार जो बना लिया, उसको हम नेक्स्ट ईयर या 1 साल बाद, 2 साल बाद या 4 साल बाद चेंज कर सकते हैं क्या, और अगर चेंज कर सकते हैं तो उसको कैसे हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करेंगे। वो पॉइंट भी इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कवर करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कुछ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। ये फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जो कि माना ही जाता है कि कोई भी बिजनेस एंटिटी है, वो ये जो अकाउंटिंग है, ये हमारी फंडामेंटल जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है, एजम्पशंस हैं, इनको तो फॉलो करती ही होगी। और उसके बाद हम देखेंगे कि हाउ टू सेलेक्ट अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग पॉलिसी को कैसे सिलेक्ट किया जाता है, क्या क्या बातें ध्यान में रखी जाती हैं अकाउंटिंग पॉलिसी बनाते समय। और एक लास्ट में एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि डिस्क्लोज कर देना ही ये रेमेडी नहीं है कोई रॉन्ग या इनएप्रोप्रिएट। इसका क्या मतलब है, अगर हम देखें कि मान लो हमने कोई चीज डिस्क्लोज कर दिया, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने डिस्क्लोज कर दिया, लेकिन वो चीज हमने फॉलो नहीं किया है या रॉन्ग तरीके से, रॉन्ग वे में फॉलो किया है, तो क्या डिस्क्लोजर उस चीज का रेमेडी हो जाएगा, हम क्या उस चीज से बच जाएंगे? जी नहीं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है आप उसको अप्रोप्रिएटली फॉलो करो और फिर उसको आप डिस्क्लोज करो। डिस्क्लोज तो आपको करना ही है, बट डिस्क्लोजर डजंट मीन कि आप उस अकाउंटिंग पॉलिसी को इन अप्रोप्रिएट वे में या रॉन्ग वे में अप्लाई करो। तो चलो इसको आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब, ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 कहता है अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब है स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल।
और उनके मेथड्स फॉर अप्लाइंग सच प्रिंसिपल्स इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल का क्या मतलब? प्रिंसिपल का मतलब होता है डिफाइंड प्रॉब्लम के लिए डिफाइंड सॉल्यूशन क्या है, कि कौन कौन से हमारे डिफाइंड सॉल्यूशन क्या है। कोई प्रॉब्लम हमारी प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम आती है, इस चीज को हम अपने बैलेंस शीट में कैसे शो करें, इस चीज को हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे शो करें, तो उसके लिए जो डिफाइंड सॉल्यूशन दिया हुआ है उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल्स। और वो चूंकि अकाउंटिंग से रिलेटेड है तो उनको बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल और उसके मेथड जो उस प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने की, उन्हीं को हम बोलते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी। इसमें एक वर्ड आ रहा है प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम लेते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारी 4 चीजें आती हैं: बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट। ये 4 चीजें हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पार्ट हैं। बिना इसके ऐसा नहीं कि किसी को हम बैलेंस शीट दे दें तो कह दें जी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गई, जी नहीं। उसमें हमारे चारों चीजें होनी चाहिए। बैलेंस शीट होनी चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस होना चाहिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट होना चाहिए अगर एप्लीकेबल है तो। कुछ लोगों के लिए जो हमारे स्मॉल कंपनी है उनके लिए एप्लीकेबल नहीं, तो उनको वो बच जाएंगे। एंड नोट्स टू अकाउंट हमारे होनी चाहिए। तो ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पार्ट। नेक्स्ट चीज हम देखते हैं कि अकाउंटिंग पॉलिसी तो हमने देख ली क्या, स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और उसके मेथड्स, उस प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के लिए। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे हम देख सकते हैं वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। स्टॉक का वैल्यू करने का अगर हम देखें तो हमारे पास फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज मेथड, तो ये सारे मेथड्स होते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 स्पेसिफिकली बात करता है इन मेथड्स के बारे में। तो ये हो गया हमारा अकाउंटिंग पॉलिसी कि हम कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी लेके चल रहे हैं अपने वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। दूसरा, अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट है तो उसकी वैल्यू कैसे करें, उसका वैल्यूएशन कैसे करें। तो ये इसकी जो पॉलिसी हम अडॉप्ट करेंगे वो पॉलिसी दी हुई है हमारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में। अगर हम एक्सपोर्ट में इंपोर्ट में डील कर रहे हैं तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड क्वेरी रहेगी। हम जब अपने बैलेंस शीट को, अपने प्रॉफिट एंड लॉस को बनाएंगे तो हम जो फॉरेन एक्सचेंज है लाइक डॉलर में डील करते हैं या यूरो में डील करते हैं तो उससे रिलेटेड हमारी क्वेरी आएगी। तो इसके लिए जो स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, जो इस मेथड्स दिए हुए हैं, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 में। इसी तरीके से देखें नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल ले सकते हैं हम कि हम डेप्रिसिएशन अपने फिक्स एसेट पे कैसे लगाएं, अपने फिक्स एसेट्स का वैल्यू कैसे करें। तो वो उससे रिलेटेड जो भी मैटर है, जो भी मेथड है वो अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में लिखा है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और नेक्स्ट अगर एग्जांपल लें हम बोरोइंग कॉस्ट इंटरेस्ट, बोरोइंग कॉस्ट इंटरेस्टमेंट का इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट कैसे करें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो ये जो रिलेटेड, इससे रिलेटेड जो सॉल्यूशंस हैं, डिफाइंड सॉल्यूशंस हैं, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 में लिखे हुए। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, सर्टेन एग्जांपल्स हैं अकाउंटिंग पॉलिसी के। इससे बहुत सारे अकाउंटिंग पॉलिसी हो सकते हैं, जिसके लिए हो सकता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा हो सकता है कोई गाइडेंस नोट हो उससे रिलेटेड, या हो सकता है किसी रूल, किसी लॉ, किसी में लिखा हो। तो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग पॉलिसीज के ये कुछ एग्जांपल्स हैं। लाइक गुडविल का ट्रीटमेंट आपको कैसे करना है, उसके लिए सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड कैसे करना है, वो भी एक अकाउंटिंग पॉलिसी है। तो ये हमारे अकाउंटिंग पॉलिसी के कुछ एग्जांपल हैं। नेक्स्ट इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो अकाउंटिंग पॉलिसी कहाँ और कैसे डिस्क्लोज करना है। जैसे इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम ही है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। तो हमने देख लिया भैया अकाउंटिंग पॉलिसी ये है। अब सबसे पहले अकाउंटिंग पॉलिसी है तो उसको डिस्क्लोज कहाँ करना है। जैसे कि अगर हम देखें जो बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट के शेड्यूल्स बनाते हैं। तो शेड्यूल्स में लाइक लोन का शेड्यूल है तो क्या लोन के नीचे लिख दें। इन्वेंट्री का शेड्यूल अलग होता है तो क्या इन्वेंट्री के नीचे लिख दें कि हमने इन्वेंट्री की वैल्यू अपने इस मेथड से की है, लिफो से किया है, फीफो से किया है, कैसे किया है, ये लिख दें। इन्वेस्टमेंट का अलग से शेड्यूल होता है तो क्या वहां लिख दें। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है नहीं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि आपको केवल और केवल एक प्लेस पे दिखाना है। वो जो प्लेस हम बोलते हैं उसको बोलते हैं नोट्स टू अकाउंट, जो इंटीग्रल पार्ट है ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंटीग्रल पार्ट होता है नोट्स टू अकाउंट। यानी नोट्स टू अकाउंट, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो नोट्स टू अकाउंट उसी का पार्ट है। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 कहता है कि आप नोट्स टू अकाउंट में जितने भी आपके अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं नोट्स टू अकाउंट में दो। एक क्वेरी ये आती है, कुछ लोग क्या करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते टाइम पे
किसी बड़ी कंपनी का नोट्स टू अकाउंट उठा लेते हैं और सारा उसमें पेस्ट कर देते हैं। क्या ये सही है? तो मेरे हिसाब से ये ओपिनियन बिल्कुल गलत है। जिस चीज में हम डील कर ही नहीं रहे हैं, उस चीज से रिलेटेड अकाउंटिंग पॉलिसी देने की कोई भी जरूरत नहीं होती है हमारे नोट्स टू अकाउंट में। जिस चीज में, जैसे मान लो हमने बोरोइंग कॉस्ट का AS 16 का पॉलिसी हमारे इंटिटी के ऊपर एप्लीकेबल हो ही नहीं रहा, तो क्या उससे रिलेटेड अकाउंटिंग पॉलिसी देने की जरूरत है? इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, क्या देने की जरूरत है कि नहीं? जिस चीज में आप डील कर रहे हैं, जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जो आपके बैलेंस शीट का, जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है, उससे रिलेटेड आपने क्या अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट करी है, वो यहाँ देना जरूरी है। और एक चीज और आता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी को हमें डिस्क्लोज करना क्यों जरूरी है? जरूरी इसलिए है कि अगर कोई बंदा इस चीज को देखता है, मान लो हमने बैलेंस शीट बना दी, हमने प्रॉफिट एंड लॉस बना दिया, अब कोई बंदा इस चीज को देखता है, तो हो सकता है कि जैसे अगर इन्वेंटरी वैल्यूएशन की बात करें तो हमारे पास 4 मेथड है, 5 मेथड है। तो हो सकता है किसी ने फीफो लगाया है, किसी ने लिफो लगाया, किसी ने वेटेड एवरेज लगाया है। तो इस केस में ना कंफ्यूजन रहता है, सबकी वैल्यू अलग अलग आएगी। हर मेथड से वैल्यूएशन अगर अलग अलग मेथड से करेंगे तो इसकी वैल्यू अलग अलग आएगी। अब अगर वैल्यू अलग अलग आएगी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर कोई देखता है और उसको मेथड ना पता चले कौन सा मेथड लगा है, तो वो इस चीज से नहीं पता लगा पाएगा कि क्यों मैच नहीं हो रहा, क्यों ये चीजें अलग अलग हैं। तो एक अगर हम उसमें अकाउंटिंग पॉलिसी कहीं ना कहीं लिख देंगे तो वो उसमें चेंजेस करके वो देख लेगा कि ये हमारी बैलेंस शीट कैसी बनी है, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बना। इसलिए अकाउंटिंग पॉलिसी को डिस्क्लोज करना मस्ट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वैसे भी मैंडेटरी है सारे एंटिटीज के लिए। और इसमें एक चीज और कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कि आप जब अकाउंटिंग पॉलिसीज को डिस्क्लोज करो तो मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि अभी मैंने कहा, जिस ट्रांजैक्शन से हमारी एंटिटी में कोई लेना देना ही नहीं है, उससे रिलेटेड अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं। मान लो कोई है, मटेरियलिटी नहीं है, बहुत छोटा सा ट्रांजेक्शन है या ट्रांजेक्शन ही नहीं है, ना के बराबर ट्रांजेक्शन है, तो वो भी हम उसको भी हम छोड़ सकते हैं। तो मटेरियलिटी अगर हम देखें तो लीगल वे में देखते हैं 1% ऑफ द टर्नओवर या 1 लाख रुपए, ये भी देखते हैं। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग जो हमारा 320 है, वो भी हमारा मटेरियलिटी के बारे में बताता है कि कब हम मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट कैसे देखते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है, अगर अकाउंटिंग पॉलिसी आप डिस्क्लोज करते टाइम पे, ऐसा नहीं है कि किसी बड़ी कंपनी का उठा के सारी अकाउंटिंग पॉलिसी अपने नोट्स अकाउंट में डाल दो। तो जो जिस ट्रांजेक्शन में आप डील करते हैं उससे रिलेटेड क्या आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी है, वो आपके नोट्स अकाउंट में जाना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंटिंग पॉलिसी, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, यानी जो अकाउंटिंग पॉलिसी बनाने का कौन रिस्पॉन्सिबल है? ऑडिटर है, मैनेजमेंट है, या हमारे जो आउटसाइडर हैं, जो हमारे सप्लायर हैं, हमारे कस्टमर है? जी नहीं, केवल और केवल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है अकाउंटिंग पॉलिसी को प्रिपेयर करना, उसको फॉलो करना, उस हिसाब से बैलेंस शीट और जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको बनाना। कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, कि क्या अकाउंटिंग पॉलिसी जो हम एक बार अडॉप्ट कर लिया, क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं? सपोज करो कि हमें 1 साल के बाद लगे कि यार अकाउंटिंग पॉलिसी हमारी अच्छी नहीं है, हम चेंज कर ले क्या? तो सबसे पहले तो ये चीज हमें ध्यान देना है, जब हम अकाउंटिंग पॉलिसी हम बनाएंगे, कोई अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करेंगे, तो प्रॉपर स्टडी, प्रॉपर वर्किंग के बाद हम अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करेंगे। अब सेलेक्ट करने के बाद भी हमें लगता है यार अकाउंटिंग पॉलिसी अच्छी नहीं है, हमें अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करना है, तो क्या ऐसा कोई प्रोविजन है कि अकाउंटिंग पॉलिसी आप चेंज कर सकते हैं? तो ये हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है, वो कहता है कि आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन 3 केसेस में ही कर सकते हैं। पहला, अगर मान लो कोई लॉ चेंज, कोई लॉ है किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए, वो लॉ चेंज हो गया, तो उसको कंप्लाई करने के लिए आप अपने अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं। दूसरा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ लिखा हुआ है और वो चेंज हो गया, तो उसको कंप्लाई करने के लिए आप अपने अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं। और तीसरा, अगर आपको लगता है कि ये अकाउंटिंग पॉलिसी, अगर हम ये दूसरी अकाउंटिंग इसकी जगह पे ये अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट कर लें, तो हमारा जो प्रेजेंटेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो बहुत बेटर हो जाएगा, तो भी हम अपने अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं। इन 3 केसेस में ही हम अपने अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर अकाउंटिंग पॉलिसी हम चेंज करते हैं किसी भी साल में, तो हमें क्या क्या चीजें डिस्क्लोज करनी है अपने नोट्स टू अकाउंट में? सबसे पहले, ओल्ड पॉलिसी क्या थी आपके पास,
दूसरी न्यू पॉलिसी क्या, उसकी जगह पे आपने कौन सी न्यू पॉलिसी ली, और रीजन क्या था चेंज करने का। जैसे मैंने ऊपर रीजन बताया कि लॉ के कंप्लायंस में है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कंप्लायंस में है, या बेटर प्रेजेंटेशन के लिए आपने अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करी है। तो ये हमें रीजन भी देना होगा अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होने का। और जो फोर्थ है हमारा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि उसका इम्पैक्ट भी देना होगा हमारे करंट ईयर में उस अकाउंटिंग पॉलिसी का हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितना इम्पैक्ट पड़ा, और फ्यूचर ईयर में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी हमें अपने नोट्स टू अकाउंट में देना होगा इन वैल्यू। मतलब केवल डिस्क्लोज करने से काम नहीं चलेगा, हमें इसकी वैल्यू भी देनी पड़ेगी कि कितना क्या इम्पैक्ट हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इस चीज का पड़ेगा। तो हम अकाउंटिंग पॉलिसी इन 3 केसेस में चेंज कर सकते हैं, और अगर चेंज करते हैं तो हमें ये डिस्क्लोजर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देना पड़ेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब नोट्स टू अकाउंट। नेक्स्ट चीज अगर हम देखें, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी को कैसे सिलेक्ट करें, या जब अकाउंटिंग पॉलिसी हम सिलेक्ट करते हैं तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखें, क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए जब हम अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी, मान लो कोई हमने बिजनेस स्टार्ट किया, कोई बिजनेस एंटिटी हमने बनाई, तो जब हम फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग पॉलिसी को सिलेक्ट करते हैं तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, वो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली 2 चीजों में बांट देता है, 2 पार्ट में बांट देता है। एक प्राइमरी क्या कंसीडरेशन आपको लेना है, और एक अदर मेजर कंसीडरेशन क्या है, यानी जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी बोल सकते हैं, सेकेंडरी क्या कंसीडरेशन लेना है। तो प्राइमरी जो कंसीडरेशन है, आप कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी बनाओ, वो जरूर ध्यान में रखो कि जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे। अगर वो अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई होने के बाद जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे। और जो अदर मेजर कंसीडरेशन में आता है वो 3 चीजें बताता है। सबसे पहले प्रूडेंस, दूसरा सब्सटेंस ओवर फॉर्म, एंड थर्ड इज मटेरियल। प्रूडेंस का क्या मतलब है? देखिए, प्रूडेंस का मतलब अगर हम देखें तो अगर हम अभी तक जो जानते हैं, प्रूडेंस का मतलब है कि हम अपने एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर लें, जो आने वाले एक्सपेंस है अर्ली बेसिस पे, और इनकम को तभी रिकॉग्नाइज करें जब वो सर्टेन हो जाए। लेकिन इसमें प्रूडेंस का मतलब थोड़ा अलग है। वो तो है ही, प्रूडेंस का मतलब थोड़ा अलग है। प्रूडेंस का मतलब है कि मैनेजमेंट को अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करते समय बिल्कुल केयरफुल होना चाहिए, और मैनेजमेंट को अपना नॉलेज अडॉप्ट करना चाहिए उस चीज में कि हम उसमें ये अकाउंटिंग पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस अकाउंटिंग पॉलिसी कैसे होगा। तो सबसे पहले मैनेजमेंट को उस एंटिटी के बारे में, उस अपने बिजनेस जो करने जा रहा है उसके बारे में, उसके साइज के बारे में नॉलेज होना चाहिए, और उस नॉलेज के बिहाफ पे मैनेजमेंट को अडॉप्ट करना चाहिए कि हम इस अकाउंटिंग पॉलिसी के साथ चलेंगे। तो सबसे पहला जो प्रूडेंस है, प्रूडेंस का मतलब मैनेजमेंट को अपना नॉलेज अप्लाई करना चाहिए उस बिजनेस के बारे में, उस लीगल रिक्वायरमेंट उस बिजनेस का क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अकाउंटिंग पॉलिसी बनानी चाहिए। ये पहला प्रूडेंस। दूसरा है सब्सटेंस ओवर। सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब है रियलिटी ओवर लीगलिटी। क्या मतलब है? अगर हम आ, गाड़ी परचेज करते हैं किसी कंपनी से फाइनेंस पर, हायर परचेज सिस्टम मान के चलो, तो उसमें क्या होता है कि लीगल वे में उस गाड़ी का ओनर वो बंदा जो परचेज करता है तब बनता है जब उसका लास्ट इंस्टॉलमेंट पे हो जाता है। तो लीगल वे में ओनर, तो लीगल वे में अगर कागजों में देखें, डॉक्यूमेंट्स में देखें, तो ओनर वो कंपनी होती है जो लोन देती है, जो कंपनी फाइनेंस करती है। लेकिन लेकिन अगर वैसे हम देखें तो गाड़ी किसके पास है? उस बंदे के पास है जिसने परचेज करी है। गाड़ी का मालिक वो है गाड़ी का। तो लीगलिटी में तो गाड़ी का मालिक वो नहीं है, लेकिन रियलिटी में गाड़ी का मालिक वही है। तो हमें जब अपना अकाउंटिंग पॉलिसी हम बनाएं तो हमें अपने अकाउंटिंग पॉलिसी को ये जो सब्सटेंस ओवर फॉर्म है, यानी लीगलिटी से ऊपर उठ के उस चीज को देखते हुए हमें अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी बनाना चाहिए। और तीसरा जो कॉन्सेप्ट है, जो अभी पीछे में हमने डिस्कस किया, मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट जरूर लें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितने भी हमारे मटेरियल आइटम हैं वो जरूर डिस्क्लोज होने चाहिए। मटेरियल का मतलब मेनली वो आइटम जिसपे जिसका इम्पैक्ट डिसीजन मेकिंग पे पड़े, लीडर के डिसीजन मेकिंग पे पड़े, तो वो चीज भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो हम जब कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी बनाए तो उसमें प्राइमरी कंसिडरेशन हमारा होना चाहिए ट्रू एंड फेयर व्यू, हमारा प्रेजेंटेशन आए।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, और दूसरे जो अदर मेजर कंसिडरेशन है वो प्रूडेंस का है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म का है एंड मटेरियलिटी का है। नेक्स्ट इस अकाउंटिंग स्टैंड में हम देखें तो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस क्या है। सबसे पहले मैं फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस के क्या हैं इसको बताने से पहले एक चीज बता दूं, ये बेसिकली वो हैं, इसमें जो भी हमारे अकाउंटिंग एजम्पशंस हैं, ये माना जाता है कि अगर हम इस चीज को फॉलो कर रहे हैं तो अगर नीचे देख सकते हैं, सो लॉन्ग एज दीज एजम्पशन आर फॉलोड इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नो डिस्क्लोजर ऑफ सच एडेरेंस इज नेसेसरी। मतलब अगर इस चीज को हम फॉलो कर रहे हैं तो हमें डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर इस चीज से हम डिपार्चर कर रहे हैं फ्रॉम एनी दीज एजम्पशन तो हमें अपने नोट्स टू अकाउंट में देना है। अब देखते हैं कि कौन कौन से हमारे हैं। सबसे पहले गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मतलब हमारा बिजनेस जी चल रहा रहेगा, फ्यूचर में हमें इसको सेल करने की अभी कोई हमारा इंटेंशन नहीं है, हमारा बिजनेस चल रहा है, तो ये चीज हमें डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। बिजनेस चल रहा है जी, बिजनेस चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम कमिंग फ्यूचर में फोर्सेबल पीरियड में भी इस चीज को बिजनेस अपना चालू रखेंगे, तो ये हमें देने की जरूरत नहीं है। दूसरा कंसिस्टेंसी। जो हमने अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट किया है वो हम साल दर साल फॉलो करते रहेंगे, तो ये चीज भी अलग से हमें देने की जरूरत नहीं है कि हम साल दर साल फॉलो करते रहेंगे जी। ठीक है, ये फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, अकाउंटिंग एजम्पशंस हैं, तो ये माना जाता है। तीसरा एक्रूअल। एक्रूअल का मतलब है कि हम अपने एक्सपेंसेस और अपने इनकम पीरियड बेसिस पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, ना कि पेमेंट बेसिस पे, यानी जब वो इनकर हो रहे हैं उसी टाइम पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये भी माना जाता है। अगर फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस का पार्ट है, ये भी माना जाता है कि बिजनेस एंटिटी यही करती हैं। अगर ये करती हैं तो हमें अलग से नोट्स अकाउंट में देने की जरूरत नहीं है कि भैया हम एक्रूअल कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, ये माना जाता है। अगर आप इस चीज से डिपार्च कर रहे हैं लाइक पेमेंट बेसिस पे आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो आपको अकाउंटिंग अपने जो नोट्स अकाउंट में ये चीज देने की जरूरत है कि हम अपना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं वो अपने एक्रूअल बेस पे नहीं बना के पेमेंट बेसिस पे बना रहे हैं। तो ये हमारे कुछ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस हैं जो ये माने जाते हैं नॉर्मली कि फॉलो हो रहे हैं। अगर फॉलो हो रहे हैं तो हमें अलग से डिस्क्लोज करने की नोट्स अकाउंट में जरूरत नहीं है। अगर इस चीज से हम डिपार्च करते हैं किसी भी एजम्पशन से, चाहे गोइंग कंसर्न हो, चाहे कंसिस्टेंसी हो, चाहे एक्रूअल हो, तो हमें इस चीज को नोट्स अकाउंट में डिस्क्लोज करना है। और सबसे जो लास्ट पॉइंट है, इसको मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि डिस्क्लोजर इज नॉट ए रेमेडी ऑफ रॉन्ग और इनएप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर। मतलब ऐसा नहीं है, मान लो हम फॉरेन एक्सचेंज में डील करते हैं, अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, यानी हम फॉरेन एक्सचेंज जो यूएस डॉलर में डील करते हैं, तो लेकिन हम उस चीज से रिलेटेड जो हमारा AS11 कहता है क्या कि ये पॉलिसी हमें फॉलो करना है, उस चीज को हम फॉलो नहीं करते हैं और अपने नोट्स अकाउंट में हम लिख देते हैं कि हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 फॉलो नहीं कर रहे, तो क्या आप इस चीज से बच जाएंगे वहां डिस्क्लोजर देके? जी नहीं। डिस्क्लोजर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बिल्कुल नहीं कहता, ये रिमेडी नहीं है डिस्क्लोजर की आप रॉन्ग या इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी को डिस्क्लोज करके आप बच जाओगे। यानी आप अकाउंटिंग पॉलिसी आपको फॉलो भी करना है और अकाउंटिंग पॉलिसीज आपको डिस्क्लोज भी करना है। तो ये रहे AS1 में जो जो पॉइंट्स दिए थे, इसमें हमने कोशिश करी है कि इसमें सारे पॉइंट्स कवर करें, AS1 के मेन पॉइंट्स कवर करें। अगर इससे रिलेटेड आपकी कुछ और क्वेरी है AS1 से रिलेटेड, तो आप हमें मेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।